हेलो गाइस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल क्वेश्चन पाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे। आज से पहले कई ऐसे मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने इस मैथमेटिकल क्वेश्चन पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश की है, बट आज तक कोई भी इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाया है। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर की हेल्प से भी हम यहाँ पर पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ में हम इस मैथमेटिकल क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के भी देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, बट आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है और उसका जो डायमीटर होता है, अगर हम उन दोनों की लेंथ का रेशो लें तो हमें एक जो नंबर मिलता है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सर्कल की सरकमफ्रेंस में अगर उसके डायमीटर का डिवाइड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है उसको हम पाई बोलते हैं, ठीक है। हम इसको पाई से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें पाई की वैल्यू निकालनी है तो हमको डायमीटर की लेंथ चाहिए रहेगी और सरकमफ्रेंस की लेंथ चाहिए रहेगी, ठीक है। तो सर डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो ये तो आसानी से निकाला जा सकता है। बट सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सरकमफ्रेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2πr। बट आप यहाँ पे देखो, अगर हमें पाई की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो है हमारे किसी काम का नहीं है जब तक कि हमें पाई की वैल्यू नहीं पता है। तो अगर हम पाई की वैल्यू पता करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे सर्कल की सरकमफ्रेंस पता करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो आप देखो, हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकालने के लिए रेगुलर पॉलीगॉन का यूज़ करने वाला है। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी तीनों साइड कैसी है, इक्वल है। और इसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, और जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तब यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन है इसकी कितनी साइड है, 3 साइड है, 1 2 3। अब देखो, अगर हम इस सर्कल के अंदर 4 साइड वाला एक पॉलीगॉन ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ होगा। आप यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ साइड्स को बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन है एक सर्कल के जैसे बनता जाएगा। आप देखते जाओ, जैसे जैसे हम पॉलीगॉन्स की साइड्स को बढ़ा रहे हैं, ये जो पॉलीगॉन है सर्कल जैसा बनता जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर पॉलीगॉन की साइड 10 है तो ये जो पॉलीगॉन है लगभग लगभग सर्कल के जैसा बना है। जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइड्स इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पॉलीगॉन है एक सर्कल जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसी अप्रोच का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ना। अब इसके बाद हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो सेंटर है उसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को ए से बी डिनोट कर रहे हैं और इस पॉइंट को बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हम ओ से बी तक एक लाइन खींचेंगे और ओ से ए तक लाइन खींचेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट ओ से लाइन ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट को हम सी नाम दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा, इसको हम फाई लिख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एंगल थीटा को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब हाफ हाफ एंगल पे कट करना। तो यहाँ पर ये जो एंगल है फाई वो एंगल थीटा का हाफ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम इसका आगे यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ अजम्पशंस और मानने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए, हम यहाँ पर ए से सी तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो लेंथ है इसको हम ए मान रहे हैं, और सी से बी तक की जो लेंथ है उसको भी ए मान रहे हैं। तो यहाँ पर ए से बी तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2a। उसके बाद हम यहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्कल है उसकी रेडियस r है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ओ से बी तक की जो लेंथ है वो होगी r, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होगी। जैसे कि अभी तो हमें पता है कि यहाँ पर 10 साइड है, लेकिन हम इस एंगल के पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं कि इस एंगल के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर कितनी साइड्स होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो नंबर ऑफ़ साइड्स n है,
ठीक है। तो एन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के जरिए समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हम 360 डिग्री में 90 डिग्री का डिवाइड करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमें ये बताएगा कि यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन है उसकी साइड कितनी है। जैसे कि ये देख सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो जब हमने 360 डिग्री में 90 का डिवाइड किया तो हमको 4 मिला, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइड है। वैसे ही यहाँ पर भी यहाँ पे जितना भी एंगल बनेगा उसका जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो ये बताएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमको थीटा इक्वल टू मिलेगा 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। इसका हम आगे यूज़ करने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर एंगल की वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल हो गया 360 डिग्री अपॉन एन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस फाई के लिए एक साइन फंक्शन लिखेंगे। तो साइन फंक्शन क्या होता है, वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर ऑपोजिट है सी बी और हाइपोटेनस है ओ बी, ठीक है। हम यहाँ पर हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने सी और बी की जो लेंथ है उसको ए माना है, तो हम यहाँ पे सी बी की जगह पे ए लिख देंगे, और ओ बी की जो लेंथ है उसको आर माना है तो ओ बी की जगह पे आर लिख देंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद देखिए हमें आर इक्वल टू मिलेगा ए अपॉन साइन फाई, है ना। अब आप ये देखिए हमको रेडियस मिली है आर इक्वल टू ए अपॉन साइन फाई। अब हम यहाँ पर अगर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखो ये जो 2r है ये क्या है, अगर हम रेडियस का डबल लें तो उसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो ये हो जाता है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन साइन फाई। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन है इसकी जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है उन सब की टोटल लेंथ पता करेंगे। तो यहाँ पर टोटल लेंथ जो होगी वो होगी नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ साइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास कुछ तार के टुकड़े हैं जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, सारे इक्वल है। मान लीजिए एक तार है 2 सेंटीमीटर का, दूसरा भी तार है 2 सेंटीमीटर, तीसरा भी तार 2 सेंटीमीटर का है ना। तो यहाँ पर हमारे 3 तार है जो कि हर एक तार की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, वो हो गई 2 × 3, है ना। ये हो जाएगा 6, मतलब हर एक तार की लंबाई और कितने तार है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कितनी साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स, और एक जो हमारी साइड है उसकी लेंथ कितनी है उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ साइड पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ साइड्स n मान रहे हैं और लेंथ ऑफ साइड कितनी है 2 है, जो कि हमने स्टार्टिंग में मान लिया था, ठीक है। अब इस तरह से हमें टोटल लेंथ ऑफ साइड मिल गई जो कि है n × 2 है, और एंगल भी मिल चुका है थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, और डायमीटर मिल चुका है 2a अपॉन साइन फाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ साइड में डायमीटर का डिवाइड करेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ साइड कितनी है, वो है n × 2a, और डायमीटर कितना है 2a अपॉन साइन फाई। बस हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से हमको मिलेगा n × साइन फाई। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो फाई होता है इस एंगल थीटा का हाफ है ना। तो फाई की जगह पे हम लिख देंगे थीटा अपॉन 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री अपॉन n। हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू है 360 डिग्री अपॉन n। तो जब हम यहाँ पर दोनों साइड 2 का डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 से 360 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 180। तो आप देख सकते हो कि थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन n। तो यहाँ पर थीटा अपॉन 2 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो मैथमेटिकल क्वेश्चन पाई है वो क्या होता है, वो सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है ना। और इसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, सरकमफ्रेंस की लेंथ चाहिए रहेगी और डायमीटर चाहिए रहेगा। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीगॉन है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स 10 है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएँ, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिट की ओर अप्रोच करें, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो पॉलीगॉन है एक सर्कल के जैसे बनता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस पॉलीगॉन की टोटल
लेंथ ऑफ साइड्स पता कर लें तो वो सरकमफ्रेंस होगी अगर नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिमिट का यूज़ करेंगे। हम ये बोलेंगे कि अगर नंबर ऑफ साइड n इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करे तो ये जो रेशो होगा वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो के बराबर होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ साइड्स जो है वो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी जब नंबर ऑफ साइड्स कैसी हो, इनफाइनाइट हो। तो ये मतलब होता है लिमिट का। अब इसके बाद देखिए टोटल लेंथ ऑफ साइड अपॉन डायमीटर का जो रेशो आया है हमारे पास वो आया है n साइन 180 डिग्री अपॉन n। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n साइन 180 डिग्री अपॉन n। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। तो ये है पाई की वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, पाई की वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यूज़ रख के देखेंगे। जैसे अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होता है, 3 रखते हैं तो क्या होता है, 5 रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि हमको क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज़ करने वाला है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि जो साइन फंक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेटर किस तरह से कैलकुलेट करता है ना। जैसे कि अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम यहाँ पर n की कुछ वैल्यू रखेंगे। जैसे हमने n = 3 रखा तो यहाँ पर साइन फंक्शन की कुछ वैल्यू मिली हमें। तो कैलकुलेटर उस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पर n = 3 पुट करते हैं तो ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे हमारे पास एक सर्कल है उसके अंदर पॉलीगॉन इस तरह से बना हुआ है 3 साइड वाला। तो 100% यहाँ पर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तब मिलेगी जब हम नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, मतलब जब नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करें। जब हमारे पास 3 साइड होगी तो हमको पाई की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी जो कि गलत है। अब अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको पाई की एक्यूरेट वैल्यू मिलती जाएगी। 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, बट पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है उसकी ओर अप्रोच करती हुई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइज बढ़ते जा रहे हैं हमारी जो पाई की वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। तो देख सकते हो जब हम नंबर ऑफ साइड 1 करोड़ ले लेते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो इस तरह से मिलती है। तो यही कारण है कि पाई की हमें आज तक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाई है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने n = 1 करोड़ लिया है तब हमको पाई की इस तरह की वैल्यू मिली है। जब हम n = 10 करोड़ लेंगे तो हमको पाई की एक नई वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम n = 1000 करोड़ ले लेंगे तो हमको पाई की एक अलग वैल्यू मिल जाएगी। वो हर बार चेंज होती जाएगी। और एक और बात, यहाँ पर जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो फिक्स होती जाएगी। जैसे अभी आप यहाँ पर n = 1 करोड़ लिया है तो यहाँ पर जैसे 6 या 7 प्लस तक की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर आप बढ़ाते जाओगे वैल्यूज़ फिक्स होती जाएगी। ठीक है, आगे आगे के नंबर जो है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे कि आप देखो जब हमने 10,000 लिया तो हमको मिला था 3.1415926 और जब हमने 1 करोड़ लिया तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग की वैल्यू वही थी 3.1415926। पिछली वाली वैल्यू को देखो यहाँ पे 26 तक यही था और यहाँ पे भी 26 तक वही था, बस उसके बाद वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाओगे यहाँ पर स्टार्टिंग की जो वैल्यूज़ है वो फिक्स होते जाएगी और आखिरी के जो नंबर्स है वो चेंज होते जाएंगे, है ना। हम धीरे धीरे एक्यूरेट वैल्यू को अप्रोच करते जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि आज तक कोई भी पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाया। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि एक एक्यूरेट वैल्यू होता है ना, जैसे फिक्स नंबर, जैसे 6 हो गया, 10 हो गया, ये फिक्स नंबर। या फिर इस तरह से मान लो 2.6756432105 ऐसी कोई भी वैल्यू मिल जाए तो भी चल जाएगा। इसको भी हम बोल सकते हैं कि एक फिक्स वैल्यू है, बट हम इसको फिक्स वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि ये चलती जा रही है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है ना। डेसिमल के बाद हर नया नंबर आता जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक है, अब मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।